हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का एक चैप्टर दैट इज़ मार्क्सिस्ट एंड अदर रेडिकल अप्रोचेस। ओके, सो गाइस हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सो गाइस, व्हाट इज़ मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन? So, theorists of international relation in the West have for long maintained that orthodox Marxist theory contain anything of relevance on international relation. In terms of a theoretical analysis of international relation, they are of the view that Marx himself had little to contribute. तो guys, international relation में Marx ने भी अपना कुछ contribution दिया है. Such assertion may not be totally unfounded given Marx's preoccupation with the analysis of the structure of national capitalism, but it would be patently wrong to assume that he never reflected on issues relevant to international relation. Although Marx was primarily concerned with analyzing the structure of national capitalism and particularly the antagonistic relationship between the bourgeois and the proletariat, तो गाइस इसमें बताया गया है कि जो मार्क्स है वो ज़्यादा रेलेवेंट था किसमें कि एक रिलेशन सर्च करने में बोर्गियस और प्रोलेटरिएट में. आर्ट इंटरनेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव मार्क्स इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव वॉज नेवरदीलेस implicit in his work. सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि जो मार्क्स है उनका जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसर्न था बोर्गियस और प्रोलेटरिएट के अंदर, एंड ही वॉज वेरी मच अपोजिट ऑफ द कैपिटलिज्म. This was evident in Marx's recognition that class loyalties cut across national division, which enabled him to proclaim at the end of the Communist Manifesto, "Workers of the world unite." तो उनका एक मेन, अगर हम मार्क्स की अगर कोई भी हम थियरी देखेंगे तो उनका मेन मुद्दा यही होता है कि प्रोलेटरिएट के बारे में सोचना, वर्कर्स के बारे में सोचना, और ये कहना था उनका कि जो वर्कर्स को, पूरी दुनिया के वर्कर्स को यूनाइट हो जाना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, वेयर एज लिबरल एंड रियलिस्ट थेरी होल्ड दैट पावर इज ऑर्गेनाइज वर्टिकली. तो लिबरल और रियलिस्ट क्या सोचते कि पावर को वर्टिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू इंडिपेंडेंट स्टेट, और इंडिपेंडेंट स्टेट होता है. मार्क्सिज्म एडवांस अ थियरी ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन इंटरनेशनल क्लास, लेकिन ऑन द अपोजिट मार्क्स एडवांस कहते हैं कि जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ड ऑन इंटरनेशनल क्लास. हाउएवर द इम्प्लीकेशन ऑफ वीविंग कैपिटलिज्म as an international system were not fully explored until Lenin's imperialism, the highest stage of capitalism. Lenin argued that imperial expansion reflected domestic capitalism quest to maintain profit level through the export of surplus capital, and that this in turn brought major capitalist power into conflict with one another. तो लेनिन का जो इम्पेरियलिज़म आया, जो इम्पेरियलिज़म मतलब एक हाईएस्ट स्टेज होती है कैपिटलिज़म की, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो एक प्रॉफिट लेवल होता है कैसे होता है, एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस कैपिटल से, एंड दिस इन टर्न ब्रॉट मेजर कैपिटलिस्ट पावर. तो इसकी वजह से जो कैपिटलिस्ट के पास ज़्यादा पावर आता है और इससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है. The resulting war being essentially an imperialist war in the sense that it was fought for the control of colonies in Africa, Asia and elsewhere. तो ये कहाँ चलता है, अफ्रीका, एशिया, कुछ जगह पे. Then before we get down to discussing the theories of imperialism, colonialism, neo-colonialism and hegemony, तो हमें ये पढ़ना है कि imperialism क्या है, colonialism क्या है, neo-colonialism क्या है, and hegemony क्या है. We must be clear in our mind that Marx's ideas have been interpreted and appropriated in a number of different and contradictory ways, resulting in a number of competing schools of Marxism. Then, underlining these different schools are several common elements that can be traced back to Marx's writing. अब देखते हैं कि कोर एलिमेंट क्या है मार्क्सिस्ट अप्रोच के. सो ऑल मार्क्सिस्ट एग्री दैट द सोशल वर्ल्ड मस्ट बी व्यूड एंड एनालाइज एट अ टोटलिटी. तो सारे मार्क्सिस्ट का ये कहना है कि जो सोशल वर्ल्ड है वो कैसे दिखता है, एनालाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी. Consequently, they not only view the academic division of the social world into different areas of inquiry like history, philosophy, economics, political science, sociology, international relation, etc. तो वर्ल्ड को कौन से इसमें पढ़ते हैं, जैसे कि हमें हिस्ट्री पढ़ना होता है, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, ये जो सारे टॉपिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट है, हमें पढ़ना पड़ता है उसको, एंड एज आर्बिटरी बट ऑल्सो अनहेल्पफुल.
They instead insist that understanding one without knowledge of the other इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द सोशल वर्ल्ड कैन ओनली बी स्टडीड एज अ होल। तो ये बोला गया है कि अगर हम कोई भी एक चीज़ को पढ़ेंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अदर तो एक प्रॉपर पॉसिबल एनालिसिस नहीं हो पाएगा, हमें एज अ होल पढ़ना होगा। द नीड फॉर अडॉप्टिंग एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन एनी मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स वॉज एम्फेसाइज बाय मार्क्स हिमसेल्फ इन हिज कैपिटल 1। तो उन्होंने ये कैपिटल 1 करके है उनका, तो उसमें बताया है। His suggestion in this context was to start with the simplest of social relation and then proceed to build them up into a more and more complex picture। तो कैसे स्टार्ट किया उन्होंने, एक सिंपल वे में उसे समझाना, सोशल रिलेशन को बताना स्टार्ट किया है। उसके बाद उन्होंने प्रोसीड किया उसको एक ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में बताना। एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे जिससे हम कोई भी चीज़ को समझ सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट एक लास्ट स्टेज में जाएंगे तो हमको कोई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। Then, thus for Marxist theorists, the disciplinary boundaries that characterize the contemporary social science must be transcended in order to have a proper understanding of the dynamic of world politics. Then another key element of the Marxist approach is the materialist conception of history, जो उनका important है कामिक materialistic, तो वो बताया है फिर। The central argument here is that it is the economic development of a society। इससे क्या होगा, economic development होंगी society की, which determines the process of historical changes। What this basically means is that economic development effectively serves as a motor of history। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक इफ़ेक्टिव सर्व्स बताया है मोटर ऑफ हिस्ट्री का। द सेंट्रल डायनेमिक्स दैट मास आइडेंटिफाइज इज टेंशन बिटवीन दी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर अरेंज दैट टुगेदर फॉर्म द इकोनॉमिक बेस ऑफ अ गिवन सोसाइटी। तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है वो दोनों मिलके एक इक्वल बैलेंस बनाते हैं, बेस बनाते हैं सोसाइटी का। डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक बेस एक्ट एज द कैटलिस्ट फॉर द ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी एज अ होल। और ये इससे क्या होता है, इकोनॉमिक में डेवलपमेंट आती है। This is because, as Marx argues in his contribution to the critique of political economy, the mode of production of material life condition the social, political and intellectual life process in general। तो जो मोड है प्रोडक्शन का वो किस पे बेसिस करता है, सोशल, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल लाइफ प्रोसेस के ऊपर। Thus, the legal, political and cultural institutions and practices of a given society reflect and reinforce the pattern of power and control in the economy। तो इससे क्या होता है, एक इकोनॉमी में कंट्रोल और पावर आता है। Then it follows logically therefore that change in the economic base ultimately leads to change in the legal and political superstructure। So कोई चेंज होगा इकोनॉमिक बेस में तो वो अल्टीमेटली रिजल्ट किस चीज़ में आएगा, जो लीगल और पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज आएगा। Then Marxists attribute a very special status to class in the analysis of society, in contrast to liberal who believes that there is an essential harmony of interest between different social groups। तो लिबरल्स क्या कहते थे कि वहाँ पे एक इसेंशियल हारमोनी होती है बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। मार्क्सिस्ट होल्ड दैट सोसाइटी सिमेट्रिकली प्रोन टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन मार्क्सिस्ट का ये कहना है कि जो सोसाइटी है वो क्या होल्ड करती है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होल्ड करती है। मार्क्स फॉर एग्जांपल आर्ग्यूज इन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विच ही को ऑथराइज विद एंजल्स। तो फिर जो उनकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उसमें भी उन्होंने बताया है जिसमें उन्होंने को ऑथराइज किया था एंजल के साथ। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेटो existing societies is the history of class struggle। Then in capitalist society the main axis of conflicts is between the bourgeois and the proletariat। So एक मेन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो मेन कॉन्फ्लिक्ट्स है वो किसके बीच में है, कैपिटलिस्ट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। Then having seen some of the essential element of Marxist approach in this section, we will now turn to the task of examining some of the important theories like imperialism, colonialism, neocolonialism and hegemony। तो guys आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है and in the next video we will see what is imperialism, what is colonialism, what is neocolonialism and what is hegemony। And if you like the video then please subscribe my channel and also hit the bell icon and share with your friends। So see you in the next video, bye bye।